Hello students, nice to have you here. Today we are going to do the second part of the second chapter from 12th class English book Flamingo, that is Lost Spring. आज हम 12वीं क्लास के फ्लैमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो लिया गया है अनीस जंग द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से। अपनी इस बुक में हमारे आज के राइटर, हमारे आज के लेखिका अनीस जंग ने चाइल्ड लेबर के बारे में बात की है, बाल मजदूरी के बारे में बताया है, चाइल्ड वर्कर्स के बारे में बताया है, बाल श्रमिकों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बाल श्रम जैसे एक संवेदनशील व गंभीर विषय की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित किया है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा हर बालक का मौलिक अधिकार है, लेकिन जब अत्यधिक गरीबी के कारण यही बच्चे 2 वक्त की रोटी कमाने में लग जाते हैं तो वे अपने इन अधिकारों से वंचित हो जाते हैं और हम कहते हैं कि उनका जो बचपन है, जो उनके बचपन का जो बसंत है, वो कहीं ना कहीं खो गया है। ऐसे ही एक बाल मजदूर के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मुकेश, जो कि एक बैंगल सेलर है, एक चूड़ी विक्रेता है, चूड़ी बनाने वाला है और फिरोज़ाबाद में रहता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि फिरोज़ाबाद के चूड़ी बनाने के व्यवसाय में लगे हुए लोगों के जीवन संघर्ष के बारे में। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये ऐसा कहना है हमारे स्टोरी के आज के नायक मुकेश का, जो कि एक बैंगल सेलर है। और सुनते हैं मुकेश की कहानी अनीस जंग की जुबानी। मुकेश अब बैंगल सेलर, मुकेश एक चूड़ी विक्रेता है, एक चूड़ी बनाने वाला है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता है, वह किसी के अंडर में कार्य नहीं करना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक दिन मोटर मैकेनिक बनूंगा। और अपनी इस बात को बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े जोर के साथ वो कहता है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश जब कहता है कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? तो उसने कहा आई विल लर्न, मैं सीख लूँगा। ऐसा उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मुझे उसके आंखों में एक आशा की किरण दिखाई दी, मुझे उसमें बहुत ही आत्मविश्वास दिखाई दिया। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक दिन मोटर मैकेनिक बनूंगा। अपनी इस बात को वो बड़ी दृढ़ता के साथ कहता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, उसका यह सपना मुझे मिराज के समान दिखाई देता है, एक मृग मरीचिका के समान दिखाई देता है, एक फॉल्स अपीयरेंस, एक भ्रम के समान दिखाई देता है। जिस प्रकार से किसी तपती दोपहरी में हम सड़क के एक किनारे को दूर तक देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जब हम उसके निकट जाते हैं तो वो पानी नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से उसका यह सपना एक फॉल्स अपीयरेंस, एक भ्रम के समान दिखाई देता है, जो कि फिरोज़ाबाद की धूल भरी गलियों में अस्पष्ट नज़र आता है। अर्थात वो एक ऐसा सपना है, एक ऐसी अनरियलिस्टिक होप है दैट कैन नॉट बी अचीव्ड, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, जो कि प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो कि असंभव है। फिरोज़ाबाद फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोज़ाबाद शहर जो है वो ग्लास ब्लोइंग यानी कांच पिघलाने की इंडस्ट्री के नाम से फेमस है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। यह अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कांच को गलाकर विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाई जाती। सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह कांच पिघलाने वाली इंडस्ट्री का केंद्र है। यहाँ पर पूरे देश से कांचों के विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बना करके सप्लाई किए जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ, विभिन्न रंगों के, विभिन्न आकार प्रकार की चूड़ियाँ बना करके पूरे देश में भेजी जाती हैं। एवरी अदर फैमिली इज बिजी इन बैंगल मेकिंग, यहाँ पर हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के व्यवसाय में लगा हुआ है। हर दूसरे तीसरे घर में हम चूड़ी बनाने वाले परिवारों को देख, परंतु फिरोज़ाबाद की चूड़ी बनाने वालों का जीवन परेशानियों और बाधाओं से भरा हुआ है। उनकी ये बाधाएं उन्हें गरीबी और अभाव का जीवन बिताने के लिए विवश कर देती। कस्बे का हर दूसरा परिवार इस व्यवसाय में लगा हुआ है। यह भारत के कांच पिघलाने वाले उद्योगों का केंद्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के परिवार जो हैं गरम गरम तपती भट्टियों के चारों ओर कांच पिघलाने का काम करते हैं,
चूड़ियों को आकार प्रदान करने का काम करते आ रहे हैं और बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते। इस चूड़ी बाजार से जाती है पूरे देश में चूड़ियाँ। यहाँ पर पूरे देश की महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, यानी इतनी अधिक मात्रा में यहाँ पे चूड़ियों का उत्पादन होता है, इतनी अधिक मात्रा में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ऐसा लगता है कि पूरे देश के लिए चूड़ियाँ यहीं से सप्लाई की जाती हैं। 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन दिस इंडस्ट्री। इस चूड़ी बनाने के व्यवसाय में 20,000 बच्चे जो हैं काम में लगे हुए हैं। परिवार का हर सदस्य काम में लगा हुआ है। 20,000 से अधिक बच्चे ऊंचे तापमानों वाली भट्टियों में गैर कानूनी ढंग से काम करते हैं। ये सभी स्वास्थ्य खतरों का सामना करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। छोटी छोटी कोठियों में ये लोग काम करते हैं, जहाँ पर कि प्रकाश का अभाव है, जहाँ पर कि हवा और प्रकाश की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे घुटन भरे माहौल में ये लोग काम करते हैं, जो कि इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर पता चल जाए, अगर यहाँ पे कानून लागू हो जाए, तो एक ही पल में 20,000 बच्चों को इस गैर कानूनी कार्य से बाहर निकलवाया जा सकता है। इलीगल टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, क्योंकि इन ग्लास फर्नेसेस में, इन कांच पिघलाने वाली भट्टियों में बच्चों का काम करना गैर कानूनी है, वो कानून के खिलाफ है। मुकेश की आंखों में बड़ी चमक आती है जब वो कहता है कि मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वो बड़े गर्व से कहता है कि हमारा घर बनाया जा रहा है। जब मैं उसके घर से गुजरती हूँ तो स्टिंकिंग लेन्स, hovels with crumbling walls, wobbly doors, half-built shacks, thatched with dead grass। हम बदबूदार गलियों से होकर के गुजरते हैं। झोपड़पट्टियों के मकान में वह रहता है। ऐसे मकान जो आधे बने हुए हैं, जो नाम मात्र के मकान हैं, लेकिन उनकी गिरती हुई दीवारें हैं। उनके डोर्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं, हिलते हुए दरवाजे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। आधे बने हुए मकान हैं, झोपड़ियाँ हैं, जिनका की छत जो है वो छप्पर के रूप में डाला गया है। मनुष्य और जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रहते हैं और जीते हैं। मुकेश अपने घर के लोहे के बने हुए दरवाजे को पैर से धक्का देकर के अंदर घुसता है। सामने एक झोपड़ी नुमा कमरा है, जहाँ पर कि आग जल रही है और एक दुबली पतली सी महिला जो है वो पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है। एक बर्तन में पालक की सब्जी बन रही है और एक बड़े से एल्युमिनियम के तस्तरी में बहुत सारी सब्जियां कटी हुई हैं। जो खाना बना रही है दुबली पतली महिला, वो मुकेश के भाई की पत्नी है, यानी मुकेश की भाभी है, जिसको कि बहू का दर्जा, बहू का सम्मान प्राप्त है, जो कि मुकेश, उसके भाई और उसके पिता की जिम्मेदारी लेती है। जैसे ही मुकेश के पिता घर में प्रवेश करते हैं तो वो दीवार के पीछे छिप जाती है और घूंघट डाल लेती है, जैसे कि बड़ों के लिए, बड़े बुजुर्ग के आने पर घूंघट डालने की एक प्रथा है, जो कि उनके लिए सम्मान का प्रतीक माना जाता है। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी। मुकेश की दादी कहती है कि क्या भगवान द्वारा दी गई एक वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है? ये तो इसका कर्म है, ये तो इसका भाग्य है। अर्थात हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो चूड़ी व्यवसाय का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी करते जा रहे हैं, ये सब करना हम स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वर ये चाहता है कि हम सब ये काम करें, क्योंकि यह एक लीनिएज है, यह एक परंपरा है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। यही हमारा कर्म है और यही हमारा भाग्य है, ऐसा कहना है मुकेश की दादी माँ। एवरीवेयर बैंगल्स, मुकेश की दादी बताती हैं कि उसने अपने आंखों के सामने अपने पति को, यानी मुकेश के ग्रैंडफादर को अंधा होते हुए देखा है, जब वो चूड़ियों के पॉलिश करने से उठने वाली धूल में कार्य करते। फिरोजाबाद की हर गली में, हर अहाते में, हर सड़क में, जगह जगह हर प्रकार की चूड़ियों के बंडल रखे हुए देखे जा सकते। यानी अगर जहाँ तक भी नज़र दौड़ाएंगे फिरोज़ाबाद में, सब जगह हमें चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देंगी। हर एक परिवार हमें चूड़ियों का व्यवसाय करते हुए दिखाई देगा। विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ, स्पाइरल ऑफ बैंगल, सनी, गोल्ड, पैडी, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, यानी हर रंग की चूड़ियों के गोलाकार मालानुमा बंडल हमको दिखाई देंगे, जिसमें कि सुनहरी चमकदार चूड़ियाँ, धान के हरे रंग की तरह चूड़ियाँ, शाही नीले रंग की चूड़ियाँ, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, बैंगनी रंग की चूड़ियाँ, इंद्रधनुष के सभी प्रकार के रंगों की चूड़ियाँ वहाँ पर दिखाई दे। 4 पहिए वाली गाड़ियों में चूड़ियों के बंडलों के ढेर लगे होते हैं, जिन्हें फिरोज़ाबाद की सकरी गलियों में युवाओं को ढकेलते हुए देखा जा सकता है। मुकेश के पिता पहले दर्जी थे, लेकिन बाद में उन्होंने चूड़ी बनाने का व्यवसाय सीख लिया। वह ना अपने लिए घर बना पाए, ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। एकमात्र काम जो वो कर पाए वो था उन्होंने अपने बच्चों को चूड़ी बनाना सिखाया। इन डार्क हटमेंट्स, फ्लिकरिंग लाइट्स, अंधेरी झोपड़ियों में और बनते बुझती लाइट में की रोशनी में छोटे छोटे युवक युवतियाँ अपने माँ बाप के साथ इस चूड़ी बनाने के काम में लगे रहते हैं।
अंधेरी कोठरियों में वो सब ये काम करते हैं। उनकी आंखें जो हैं इन अंधेरी कोठरियों के अंधेरों में ज़्यादा अभ्यस्त हो गई हैं बजाय कि बाहर की रोशनी के। मेरी मुलाकात एक कुछ महिलाओं से होती है जिसमें एक छोटी सी युवती है सविता। उसको नहीं पता है कि सुहाग क्या होता है, उसे नहीं पता है कि चूड़ियाँ जो होती हैं वो शुभत्व का प्रतीक होती। सविता को नहीं पता है कि चूड़ियों की पवित्रता क्या होती है। जो बुजुर्ग महिला के निकट बैठी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। चूड़ियाँ जो हैं वो सुहाग का प्रतीक हैं। अपने बगल में बैठी हुई बुजुर्ग महिला की तरह ही एक दिन सविता के हाथों में भी लाल मेहंदी लगेगी, लाल चूड़ियाँ वो पहनेगी और लाल सुर्ख जोड़े पहन करके वो विवाह के बंधन में बंध जाएंगी। सुहाग का प्रतीक जीवन में शुभत्व एक। सविता को नहीं पता कि चूड़ियों की पवित्रता क्या होती है। जो बुजुर्ग महिला के निकट बैठी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, जिसके हाथ यंत्रवत किसी मशीन की भांति उस कांच के टुकड़ों को चूड़ियों का गोलाकार आकार देते हुए दिखाई देते हैं। चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक होती हैं। वे वैवाहिक जीवन में शुभत्व का प्रतीक होती हैं। एक दिन सविता भी लाल साड़ी पहनेगी, चूड़ियाँ पहनेगी और घूंघट के साथ दुल्हन बन जाएगी। वह बगल में बैठी बुजुर्ग महिला की तरह चूड़ी तो पहने होगी लेकिन आंखों की रोशनी जा चुकी होगी। चूड़ी के इस इंडस्ट्री में, इस चूड़ी बनाने के इस व्यवसाय में काम करना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिससे बच्चों के बड़े होने तक, वयस्क होते होते तक वो अपने आंखों की रोशनी व श्वसन संबंधी बहुत सारी समस्याओं का सामना करने लगते हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ऐसा कहना है उस बुजुर्ग महिला का जो वहाँ पे बैठी है चूड़ियाँ बना। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी इतने वर्षों से यहाँ के लोग चूड़ियों के व्यवसाय में लगे हुए हैं लेकिन एक वक्त भी उनको पेट भर खाना खाने को नहीं मिला है। इससे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि चूड़ी बनाने के व्यवसाय में लगे हुए इन परिवारों को कितनी आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ता है कि वो अपने 2 वक्त की रोटी भी पेट भर कमा नहीं पाते हैं। समीप ही एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है जिसकी बड़ी सी दाढ़ी है और वह कहता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। चूड़ी बनाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए एक घर बना पाया हूँ। ये छप्पर नुमा घर को अगर वो अपना घर समझता है तो यही उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोग सहकारिता में संगठित क्यों नहीं हो जाते? मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ। जब मैंने फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवारों को अभाव की ज़िंदगी जीते हुए, संघर्ष की ज़िंदगी जीते हुए देखा तो वहाँ के युवकों के एक समूह से मैंने पूछा कि आप लोग अपनी एक संस्था क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं इस अन्याय के खिलाफ उठ करके लड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे तो हमको पुलिस द्वारा मारा जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा किसी अपराध के लिए जो हमने नहीं किया है। वो लोग राजनीतिज्ञों, साहूकारों, सूदखोरों, बिचौलियों, नौकरशाहों, कानून के रखवालों, वकीलों के दुष्चक्र में फंस करके रह गए हैं। उनके द्वारा शोषण का शिकार होते जा रहे हैं और वो लोग कम पैसा दे करके इनसे अपना पूरा काम करवाते जा रहे हैं और इनका शोषण करते जा रहे हैं और इनके ज़िंदगी को, इनको इस कुचक्र में उन्होंने बांध दिया है जिससे कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनका कहना है कि उनका कोई भी मार्गदर्शक नहीं है, कोई भी उनका लीडर नहीं है जो इनको इस कार्य से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किए। अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उन्हें अपराधी बना करके जेल में डाल दिया जाता है और वे भी अपने पिताओं और पूर्वजों के समान इस कुचक्र में फंस गए। इसे देखकर मुझे ख्याल आता है कि यहाँ पर 2 संसार हैं। एक तो चूड़ी बनाने वालों का संसार, यानी कि चूड़ी बनाने वालों की एक जाति जिसमें कि चूड़ी बनाने वालों के परिवार जो हैं अभाव की और संघर्ष की ज़िंदगी जीते हैं, और एक दूसरा संसार है जो उनका शोषण करता है, यानी राजनीतिज्ञों का, साहूकारों का, कानून के रखवालों का, पुलिस वालों का संसार, जो कि उनको इस कुचक्र से बाहर ही नहीं निकलने देता है। अगर मैकेनिक बनना चाहता हूँ तो इसकी चुनौती को देख करके मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हूँ। मुझे एहसास होता है कि चलिए कम से कम किसी ने इतना कहने की हिम्मत तो करी। मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो दोबारा से कहता है। वह गैराज जाएगा और काम सीख लेगा, लेकिन गैराज से उसके घर की बहुत लंबी दूरी है, तो कहता है कि मैं पैदल ही चला जाऊँगा। गैराज से उसके घर की लंबी दूरी का मतलब क्या है? उसका यह सपना मोटर मैकेनिक बनने का, एक दिन कार चलाने का जो उसका सपना है, ये बहुत ही कठिन, बहुत ही असंभव सपना है जो कि उसके लिए प्राप्त करना, अचीव करना बहुत मुश्किल है। यानी कि उसे प्राप्त करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा लंबी दूरी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी। क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का सपना भी देखते हो? मैंने उससे पूछा। तो वह चुप हो जाता है और कहता नहीं,
वह कारों का सपना देखकर ही संतुष्ट है, जिन्हें वह अपने शहर की गलियों में तेज गति से दौड़ती हुई देखता है। कुछ ही हवाई जहाज फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, शायद उसने कभी देखा भी नहीं होगा। और अब हम अपने आज के इस चैप्टर के अंत में पहुंच चुके हैं। आइए आशा करते हैं कि मुकेश अपने इस सपने को पूरा करेगा और एक दिन मोटर मैकेनिक बनेगा, एक दिन वो कार चलाएगा। इसी उम्मीद के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।